हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। और हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्था। प्रत्यास्था क्या है पिछली क्लास में हम लोगों ने समझ लिया था, और उसी के साथ साथ हम लोगों ने ये भी देख लिया था कि प्रतिबल क्या होता है। साथ में हम लोगों ने ये समझा था कि विकृति क्या होता है। तो प्रतिबल क्या होता था आपने समझा था, है ना, कि प्रत्यानयन बल जो लगा करता था एकांक क्षेत्रफल पर, उसे हम लोग प्रतिबल बोला करते थे। और बाकी वस्तु की लंबाई में होने वाला, आयतन में होने वाला या कोई भी भिन्नात्मक परिवर्तन जो हुआ करता था उसे हम लोग विकृति बोला करते थे। तो यहाँ तक बातें स्पष्ट थी। अब हम लोग क्लास को थोड़ा आगे ले चलते हैं। इसी क्रम में आगे जो अगला नियम आया वो है हुक का नियम। तो यहाँ पर हुक का नियम क्या है समझेंगे हम लोग, एक एक चीज को समझेंगे। तो हुक का मतलब यहाँ हुकाना नहीं है। हुक साहब एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही इसके बारे में समझा है, अध्ययन किया है प्रत्यास्थ वस्तुओं के बारे में। उन्होंने क्या देखा पहले ये समझिएगा। देखिए, अब हम जो कुछ भी करेंगे या कोई भी चैप्टर में जो कुछ करेगा, जो साइंटिस्ट आया रहा होगा या जो भी रहा होगा, उससे एक बात तो करनी है कि जो वस्तु उठाएगा वो वस्तु पक्का रही होगी, प्रत्यास्थ रही होगी। और साथ में वो जो कुछ भी काम किया होगा वो प्रत्यास्था के सीमा के अंदर किया होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम प्रत्यास्था की सीमा मतलब जहां उसके बाद वस्तु अपनी अवस्था में दोबारा लौटकर ना आए, है ना, उसी बाउंड्री के उस तरफ अगर चला जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, प्रत्यास्था का नियम नहीं लागू होगा, क्योंकि वस्तु अपनी पुरानी अवस्था प्राप्त नहीं कर पाएगी। इसलिए हम अब प्रत्यास्था की सीमा के भीतर प्रत्यास्थ वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं। तो हुक साहब ने क्या देखा कि समानुपाती किसके होता है। उन्होंने ये देखा कि अगर हम प्रतिबल की बात करें, प्रतिबल याद करिए, हमने क्या कहा था कि बल लगाए थे, और उन्होंने देखा कि बल लगाने से लंबाई में परिवर्तन हुआ था, यानी विकृति आई थी। तो उन्होंने ये देखा कि प्रतिबल और विकृति दोनों एक दूसरे के समानुपाती होती हैं। और ये कोई बहुत रॉकेट साइंस तो है नहीं। जैसे हमारे पास मान लीजिए कि ये एक वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसके लंबाई में वृद्धि करना चाहता हूं तो मैं इस पे एक विरूपक बल लगाऊंगा जो इसके आकार में परिवर्तन करेगा, ये तनेगा। जब ये तन रहा है यानी लंबाई में वृद्धि हुई, और लंबाई में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन विकृति कहलाएगा, है ना। याद करिए, विभिन्न प्रकार की विकृति हमने पाया था, आयतन विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति, है ना, याद आ रहा होगा, पिछली क्लास में पढ़ाया सब हमने, है ना। तो अब यहां पर लंबाई में वृद्धि हो रही है। अब सोचिए, हम जितना ज्यादा यहां पर बल लगाएंगे यानी प्रतिबल का मान उतना ज्यादा आएगा, और यानी प्रतिबल जितना ज्यादा होगा इसके लंबाई में वृद्धि भी उतनी क्या होगी, ज्यादा। यानी अगर बढ़ाने पे बढ़ जाए और घटाने पे घट जाए तो इसे हम कहते हैं डायरेक्टली, यानी अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती। यानी हम बढ़ाएंगे तो उसी अनुपात में वो बढ़ता जाएगा। क्लियर है? तो अब आइए देखते हैं। तो हुक ने ये बताया कि जो हमारे पास प्रतिबल है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, विकृति के। यानी प्रतिबल का मान हम बढ़ाएंगे तो विकृति का मान लगातार बढ़ता जाएगा। तो अगर आपको लिखना है हुक का नियम आगे, तो यहां पर आप क्या राइट डाउन करेंगे, आप लिखेंगे कि हुक के नियम के अनुसार, है ना, किसी प्रत्यास्थ वस्तु के लिए प्रतिबल का मान विकृति के समानुपाती होता है या विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आप राइट डाउन कर लिए होंगे। हमने क्या कहा कि जो प्रतिबल होगा वो विकृति के क्या होता है, समानुपाती होता है। बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, विकृति मतलब लंबाई में भिन्नात्मक परिवर्तन। अब अगर हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक बात तो आपको एकदम पक्की बात है, पता होगी, प्रोपोर्शनल हटाते हैं बराबर लगाते हैं, और एक यहां पर हमने नियतांक लगाया, ठीक है ना। तो हमने एक नियतांक यहाँ पर ई लगाया और यहाँ पर गुणे विकृति पहले से लिखा है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमें प्रतिबल बराबर ई गुणे विकृति मिला, और जहाँ पर ई एक क्या है, ई एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया बच्चा, नियतांक। तो ई एक नियतांक हो गया, और इसका नाम क्या होता है, इसे बोलते हैं प्रत्यास्था गुणांक। तो हम ई को बोलते हैं कांस्टेंट, जिसे हम कहते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, चलिए, प्रत्यास्थता गुणांक का मतलब क्या हो गया, ई। क्लियर है ना। अगर हम चाहें यहां से तो हम ई बराबर क्या लिख सकते हैं, विकृति को इधर भेज देंगे तो बटे में आ जाएगी, गुणे में है, इस तरफ बटे में, यानी ई बराबर हमें मिला प्रतिबल और बटे विकृति। यानी कहने का मतलब ये हुआ, ई क्या है बच्चा, प्रत्यास्था गुणांक,
और ये कांस्टेंट है, यानी एक नियतांक है जिसका मान बदलने वाला नहीं है। यानी किसी एक वस्तु के लिए अगर हम प्रतिबल और विकृति में डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो एक नियत राशि हमें ई मिलने वाली है। बात समझ आ रहा है ना? अब आगे समझिएगा, हमने जो प्रतिबल पढ़ा है और जो हमने विकृति पढ़ा है वो कोई एक प्रतिबल तो था नहीं, हमने विभिन्न प्रकार के प्रतिबल पढ़े थे। पहला प्रतिबल याद करिए क्या था? अभिलंब प्रतिबल। और दूसरा क्या था? स्पर्श रेखीय प्रतिबल। आपने बताया अभिलंब प्रतिबल दो प्रकार के थे, अगर याद करिए तो। पहला अभिलंब प्रतिबल कौन सा था? अनुदैर्ध्य प्रतिबल। और दूसरा कौन सा था? आयतन प्रतिबल। याद आ रहा होगा? वेरी गुड, पिछले क्लास में पढ़ाया है हमने, है ना? आप देख लीजिएगा, वीडियो पिछला देखिएगा, आपको सारी बातें मिल जाएंगी। तो ई बराबर हमें मिल गया प्रतिबल बटे विकृति। तो हम एक बार अब अनुदैर्ध्य प्रतिबल ले लेंगे, एक बार हम क्या ले लेंगे? आयतन प्रतिबल ले लेंगे। तो मतलब हम इसी प्रकार यहां से विभिन्न प्रकार के प्रतिबल जो हमने पढ़ा है और विभिन्न प्रकार की विकृतियां, उनका अनुपात निकालेंगे तो हमें अलग अलग प्रकार का प्रत्यास्था गुणांक मिलेगा। तो जितने प्रकार का प्रतिबल होता होगा उतने ही प्रकार का हमें प्रत्यास्था गुणांक मिलेगा। क्लियर है ना? तो अभी हम देखते हैं कितने प्रकार का हमने पढ़ा है। मोटा मोटी समझे तो 3 प्रकार का पढ़ा था। एक स्पर्श रेखीय पढ़ा था, एक आयतन पढ़ा था और एक अनुदैर्ध्य पढ़ा था। तो तीनों यहां लिखेंगे तो हमें ये 3 प्रकार का मिल जाएगा, है ना? और तीनों का हम नाम रख लेंगे। तो कैसे हुआ देखते हैं। दरअसल हम यहाँ कुछ और थोड़ा काम की बात समझना चाहते थे। अगर हम इसकी तुलना कर लें, अगर हम प्रतिबल को y बराबर mx, एक ग्राफ अगर इसका हम ड्रा करना चाहें तो कैसे ड्रा करेंगे? तो ये y बराबर mx हो गया। और आप जानते हैं कि y बराबर mx का जो कर्व होता है वो कैसे होता है? एक सरल रेखा जो मूल बिंदु से जाती है। तो हमने यहां से एक सरल रेखा खींच दिया, यानी y पर हमने, ये रहा हमारा y एक्सिस, और y एक्सिस पे हमने प्रतिबल लिया है, यानी यहां पर है प्रतिबल यानी स्ट्रेस, और यहां पर हमने विकृति लिया है यानी स्ट्रेन। ये इसका कर्व हो गया। यानी किसी प्रत्यास्थ वस्तु के लिए अगर हुक के नियम का कर्व हमें खींचना है तो यही होगा। हम प्रतिबल का मान बढ़ाते जा रहे हैं तो विकृति का मान ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। कैसे? देखिए, कोई भी पॉइंट इस पे आप ले लीजिए जहां आपका मन कहे। हमने यहां पर एक पॉइंट ले लिया, इसके सामने अगर आप नीचे देखेंगे तो कुछ विकृति होगी, और प्रतिबल देखना तो इधर देखेंगे। कर्व देखना आता है आप सबको? चलिए 1 मिनट में देख लेते हैं कैसे निकालते हैं कर्व के बारे में। हमें इसके बारे में जानकारी चाहिए। तो इस पॉइंट पे अगर हमें प्रतिबल देखना है तो हम इसकी ओर देखेंगे क्योंकि ये प्रतिबल वाला हिस्सा है, और हमें विकृति देखना है तो हम नीचे की ओर देखेंगे। सिंपल शब्दों में भाई, हमें जिसके बारे में जानना है हम उससे मिलेंगे ना। अब हम अच्छे व्यक्ति हैं, हम बुरे व्यक्ति हैं, इस बात का निर्णय आप तब लेंगे जब आप हमसे मिलेंगे ना। अब पड़ोसी से पूछेंगे हमारे बारे में तो क्या बताएगा? वो अपने हिसाब से बताएगा ना। तो किसी भी चीज के बारे में जानकारी चाहिए, आप उसकी तरफ जाइए, जानकारी उससे मिलेगी ना। अगर हमें प्रतिबल चाहिए तो हम प्रतिबल की ओर देखेंगे ना, हम विकृति काहे देखेंगे? और अगर हमें विकृति चाहिए तो हम विकृति को देखेंगे, हम प्रतिबल काहे देखेंगे? तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ पे देखें तो प्रतिबल ये है और विकृति ये है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए विकृति का मान ये है और प्रतिबल का मान ये है। अब समझिए, इसको घुमा के इस पॉइंट पर जब विकृति का मान कम है, यहां पर विकृति का मान कम है, तो इस पॉइंट पे प्रतिबल का मान ये है। विकृति को मैंने बढ़ा दिया तो इसके सामने प्रतिबल का मान ये है, थोड़ा और बढ़ा दिया तो प्रतिबल का मान ये है। यानी हम विकृति को बढ़ा रहे हैं तो प्रतिबल का मान लगातार बढ़ रहा है। और वैसे भी जान लीजिएगा कि यहां पर प्रत्यास्था का मान क्या आएगा। समझिए, हमें m का मान e मिला है, हमें यहां से m का मान e मिला है, और m क्या होता है आपको मालूम है? ये एंगल थीटा है। और आप पढ़े होंगे हाई स्कूल में m बराबर क्या होता है? tan थीटा। स्लोप m बराबर क्या होता है? tan थीटा। तो हमने m बराबर यहाँ पर tan थीटा लिख दिया, और इसका मान हमें मालूम है m का मान e है। तो m बराबर tan थीटा बराबर e, और e को हम बोलते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। तो एक बात और जान लीजिए, जिसके लिए प्रत्यास्थता गुणांक का मान ज्यादा होता है वह वस्तु भी उतना अधिक प्रत्यास्थ होती है। तो आप चाहेंगे तो स्टार बना के लिख लीजिएगा कि अगर स्लोप का मान ज्यादा आएगा यानी ई का मान ज्यादा आएगा, और ई का मान ज्यादा आएगा तो वस्तु ज्यादा प्रत्यास्थ होगी। एक क्वेश्चन देखिएगा, मैं इसी में आपको थोड़ा परेशान कर सकता हूं। मैंने यहां पर लिख दिया स्ट्रेस, और मैंने यहां पर लिख दिया स्ट्रेन, और मैंने एक यहां पे कर्व ड्रा किया, और मैंने एंगल यहां पे दर्शा दिया 60। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, फाइंड आउट ई। हमसे क्वेश्चन ये पूछा है कि भैया एक काम करिए, आप प्रत्यास्था गुणांक बताइए इसके लिए।
हमें कोई वरी करने की आवश्यकता ही नहीं है ना, हम निकाल लेंगे प्रत्यास्था m बराबर tan e। आपने पढ़ा है ना m बराबर क्या था, देखिए m बराबर tan थीटा बराबर e। तो हम क्या करेंगे, यहां से निकालना है e, तो e बराबर tan थीटा जिसका मान है 60 और tan 60 का मान तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं करड़ी में 3। बाकी मात्रक वही होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी मात्रक के बारे में हम लोग अलग से देख लेंगे। पहले जो ये बेसिक फंडा था ये क्लियर हो गया या नहीं, तो कर्व से संबंधित ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो आपको ना आए। देखिए इसमें थोड़ा और समझ लेते हैं। अब सोचिएगा आप लोग, एक बेसिक बात है, हमने यहां पर ले लिया है प्रतिबल, हमने यहां पर लिया है प्रतिबल और यहां पर हमने दर्शा दिया है विकृति। देखिए जब अगर हम कोई भी हेडिंग पढ़ते हैं तो हमें उसके एक पॉइंट के बारे में आना चाहिए। विज्ञान का मतलब यही होता है। और आजकल के अगर आप पेपर देखिए, आप यकीन मानिए दुनिया का कोई भी पेपर आप देखिए, क्वेश्चन पूछने की जो प्रवृत्ति है वो बदल रही है एग्जामिनर की। कोई भी बंदा अब ये रटा रटाया ज्ञान नहीं पूछना चाहता आपसे कि आपको क्या आता है। सब जानते हैं यार, सिंपल से क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है बताइए पूरे फिजिक्स में, कितने केमिस्ट्री में, क्वेश्चन लिमिटेड है। अब अगर एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा तो बच्चा आंसर बढ़ाएगा और 4 सवाल लगा लिया, 5 पॉइंट पढ़ लिया, पास हो गया। नहीं, अब तुम्हें अंदर की बात आनी चाहिए, तुम्हें एक एक पॉइंट की समझ होनी चाहिए कि अच्छा हाँ ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। अधिकतम जो नए क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको आने चाहिए। तो आप किसी भी पॉइंट का मैक्सिमम समझें। अगर हम चाहें तो इस हेडिंग को कह सकते हैं खत्म हो गई, फिनिश, पर ऐसा नहीं है ना, अभी फिनिश नहीं हुई है, अभी तो शुरू हुई है ये। अब यहां देखिएगा हमें करना क्या है, हमें एक कर्व ऐसे ड्रा किया और एक कर्व ऐसे ड्रा किया और हमने इनका नाम दे दिया, ये हमारा ए है और ये हमारा पॉइंट बी है। हमारे पास दो वस्तुएं दे दिया है, एक वस्तु ए है और एक वस्तु बी है। कह रहा है बताइए इसमें से कौन सी वस्तु अधिक प्रत्यास्थ है। तो मैंने अभी स्टार बनवा के एक पॉइंट लिखाया कि प्रत्यास्था गुणांक का मान जिसके लिए अधिक आता है वह वस्तु उतना ही अधिक प्रत्यास्थ होती है। अब देखिएगा प्रत्यास्था गुणांक का मतलब ई, और ई का मान उसके लिए अधिक आएगा जिसके लिए tan थीटा का मान अधिक आएगा, और कोण का मान बढ़ाने पे tan का मान बढ़ता है। चलिए समझ लेते हैं एकदम आराम से। हमें इस बात का कोई गम परवाह नहीं कि आप बोलेंगे सर 10 वीडियो में आपने खत्म किया प्रत्यास्था। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, पर परफेक्ट आना चाहिए हमें। tan 0 का मान आपको पता होगा 0 होता है, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान इनफाइनाइट। अगर आपने गौर किया होगा तो 0 से 90 तक जाने पे tan का मान बढ़ता है। कभी हम त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे तो कर्व ड्रा करके आपको दिखा देंगे। इसका मतलब अगर हम tan थीटा का मान बढ़ाएंगे तो पूरे tan का मान बढ़ेगा, और थीटा का मान बढ़ा तो tan का मान बढ़ता है, जिससे ई का मान बढ़ा। ई मतलब प्रत्यास्था का मान बढ़ा, प्रत्यास्था गुणांक का। तो ध्यान से देखिए, तो इसका स्लोप छोटा है तो थीटा का मान कम है, और इसका स्लोप क्या है, ज्यादा है। यानी हम कह सकते हैं इस कर्व से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो वस्तु बी है, वस्तु जो बी है वह ए से अधिक प्रत्यास्थ है, ए से अधिक प्रत्यास्थ है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, एक दो किताबें हैं, मैं इसे देख रहा था, ऐसे थोड़ा पलटा देखा तो उसमें ये पॉइंट गलत लिखे हुए हैं। तो आप किताब से देख के थोड़ा टेंशन में मत आइएगा। किताब भी लिखने वाला या प्रिंट करने वाला बंदा कोई इंसान होता है, और इंसान की एक फितरत होती है, वो ये होती है गलती। एरर हमेशा ह्यूमन से तो होती ही है ना, अब नहीं होगी तो फिर इंसान किस काम का। इसलिए जानते रहिएगा, मैंने परसेंटेज में बताया था, है ना, डिवाइस कभी एरर नहीं करता, एरर इंसान करता है, ऐसे सुधारा नहीं जा सकता। इंसान की एरर कौन सुधारेगा भाई, कुछ लोग बने ही होते हैं गलती करने के लिए। तो अब एक बात समझिएगा, यहाँ वस्तु बी जो है अधिक प्रत्यास्थ है और वस्तु ए जो है वो कम प्रत्यास्थ है। बुक में उसको उल्टा दे दिया होगा, आप तर्क संगत देख सकते हैं चीजों को, आपके अंदर इतनी काबिलियत है ना। सब में नहीं दिया हुआ, किसी गिनी चुनी किताब में है, हम नाम नहीं लेंगे उस बुक का। अब चलिए आगे देखते हैं। तो हमें यह फैक्ट क्लियर हो गए कि कैसे हम प्रत्यास्था फिगर से निकाल सकते हैं प्रत्यास्था गुणांक, या हम कैसे बाकी आंकड़ों को समेट के यहाँ पे समझ सकते थे। चलिए, ये बेसिक फंडा था, हमें समझ में आ गया कि प्रत्यास्था का क्या तात्पर्य था, है ना, प्रत्यास्था गुणांक का मतलब क्या था और ये कितने प्रकार का हो सकता है। अब हम ये समझेंगे प्रत्यास्था गुणांक कितने प्रकार का होगा, है ना। हमें समझना है प्रत्यास्था गुणांक के कितने टाइप हो सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं प्रत्यास्था गुणांक का प्रकार। वैसे हमने प्रत्यास्था गुणांक को ई से लिखा है,
तो हमें यह मालूम चला कि जो हमारा प्रत्यास्थता गुणांक है वो 3 प्रकार का है। 3 प्रकार में कौन कौन सा है? जो पहला हमें मिला है वो है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है ना। तो एक हो गया यंग प्रत्यास्थता गुणांक। जो दूसरा होता है, दूसरे को हम बोलते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, यही लिखा है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। और जो तीसरा होता है उसे हम बोलते हैं दृढ़ता गुणांक। तो हमें 3 प्रकार के प्रत्यास्थता गुणांक मिले हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है हमारे पास यंग प्रत्यास्थता गुणांक, दूसरा है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और तीसरा है दृढ़ता गुणांक। तो यंग है तो इसका मतलब y से लिखे हैं इसको, आयतन वाले को हमने b से लिखा है और दृढ़ता गुणांक को हमने ईटा से लिखा है। हाँ, ये वो वाला ईटा नहीं है जो ईटा आपके घर जिससे आपने घर बनाया है, ये अपना नया ईटा साहब है। तो ये ईटा है जिससे हम बोलते हैं दृढ़ता गुणांक। 3 प्रकार का हमने प्रत्यास्थता गुणांक क्यों प्राप्त कर लिया आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि प्रत्यास्थता गुणांक का मतलब प्रतिबल बटे विकृति, और प्रतिबल भी 3 प्रकार का था और विकृति भी 3 प्रकार की थी। तो इन तीनों का अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो हमें 3 प्रकार का क्या मिल जाएगा? प्रत्यास्थता गुणांक। चलिए हम इसको समझेंगे, इसे आप अच्छे से राइट डाउन कर लिए होंगे। तो हमने ये समझा था कि हमारा जो प्रत्यास्थता गुणांक है वो 3 प्रकार का था। अब हम एक एक प्रकार अलग अलग से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे अपने यंग साहब को, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। परिभाषा हम बोल रहे हैं, आप इसे लिख लेंगे। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मतलब होता है समानुपाती सीमा में। समानुपाती सीमा में इससे क्या तात्पर्य है? समानुपाती सीमा में मतलब कि जब हम वस्तु को खींचेंगे तो उसको प्रत्यास्थता सीमा से अधिक नहीं खींचेंगे, है ना, प्रत्यास्थता की एक निश्चित सीमा से। चलिए ठीक है। तो समानुपाती सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं? यंग प्रत्यास्थता गुणांक। मैंने बताया था कि जो 3 हमें प्रतिबल मिले थे उन्हीं के संगत जो विकृति मिली थी उन्हीं के अनुपात को अगर हम निकालेंगे तो 3 प्रकार का प्रत्यास्थता मिलेगा, क्योंकि 3 प्रकार के प्रतिबल थे, उन्हीं के संगत 3 प्रकार की विकृति हमें मिली थी। बेसिक है यार, कोई दिक्कत नहीं। तीनों जितने भी इसके वीडियो मिले हैं क्रम से अगर एक बार में देखेंगे एक ही दिन में सब हो जाएगा। हम सबको समेट के एक मिला देंगे, आप परेशान न रहिए। देखिए, तो हमें समझना है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मतलब क्या था? तो हमने सबसे पहला जो प्रतिबल पढ़ा था वो कौन सा था बच्चा? वो था अनुदैर्ध्य प्रतिबल। तो इसका मतलब हो गया अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल का मतलब ये अविलंब प्रतिबल का पहला प्रकार था जो लंबाई में वृद्धि करता था, है ना, लंबाई की दिशा में। तो इसका मतलब लंबाई में परिवर्तन होने से जो विकृति आती है उसे हम क्या बोलते थे? अनुदैर्ध्य विकृति, यानी अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। जैसे अगर परिभाषा में लिखना है तो आप कहेंगे कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को ही हम कहते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक। बेसिक। अब आइए देखें, या आप कह सकते हैं समानुपाती सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल अनुदैर्ध्य विकृति के समानुपाती होता है। इधर भेज देंगे, प्रपोजल लगा देंगे, सिंपल है बिल्कुल, जैसे पिछला वाला था। तो अब हम एक एक चीज करके समझेंगे। लंबाई में वृद्धि हो रही है, आखिर कैसे? हमारे पास यहाँ पर एक कोई भी एक राड है, एक छड़ है, कुछ भी है जिसकी लंबाई जो है वो यल है, ठीक है ना। अभी हम मान लेते हैं कि इस छड़ का अपना खुद का द्रव्यमान यम नगण्य है। इसका एक बिंदास क्वेश्चन क्या बनेगा पता है? कि ये छड़ अपने खुद के द्रव्यमान से भी लंबाई में वृद्धि कर सकती है। नहीं समझ में आया ना हमने क्या कहा? बताते हैं। अभी हमने कहा कि इसका द्रव्यमान जो है हमने नगण्य लिया है। अब नीचे हम इसमें एक बाहर की ओर यफ बल लगाए हैं जिसकी वजह से ये छड़ तन गई, यानी इसकी लंबाई में हो गई है वृद्धि। तो वृद्धि होने के पश्चात इसकी लंबाई हो गई यल प्लस डेल्टा यल। कोई बात नहीं, यानी इसके सामने देखो तो यही इसकी वृद्धि है डेल्टा यल। डेल्टा यल की वृद्धि करने के लिए इसमें हमने बाह्य बल क्या लगाया है? यफ। अब आगे समझिएगा। तो अगर हमें इसके लिए निकालना है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल निकालना है तो F बाई A करते हैं, याद होगा आपको। तो इस पे F बटे हमने क्या कर दिया? A। अब इस पे कितना बल लगाना है देखो, यह बल लगाने का अलग तरीका भी हो सकता है, अभी हम आपको दिखाते हैं। बटे विकृति अगर निकालना होता है तो लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। तो यल कहाँ जाएगा? ऊपर, और A आएगा नीचे। तो y बराबर हमें मिला
FL अपान A गुणे डेल्टा यल। कसम से बड़ा भद्दा लगता है ये देख के, पर ये इसका एक रूप है। अब क्या करेंगे, है तो है। अब यहां देखिएगा, दरअसल यहां पर बल लगाने का एक तरीका तो ये है कि हम आए और इस तार को पकड़ें और नीचे की ओर खींच लें। फर्स्ट वे तो ये हो गया। दूसरा तरीका इसका ये भी हो सकता है कि हम इस पर खुद ही पकड़ लटक जाए तार को। तीसरा तरीका है हम कोई एक पिंड लेके आए और इस पिंड को इस पे लटका दें, क्योंकि याद करिए पृथ्वी हर वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। यानी जब यहां पर हमने एक यम द्रव्यमान का पिंड लगाया होगा, लटकाया होगा, तो पिछली क्लासों में आपने पढ़ा होगा मैकेनिक्स में कि किसी भी वस्तु का भार हमेशा नीचे कार्य करता है। तो नीचे कार्य करेगा तो mg चला गया नीचे, यानी नीचे की ओर एक बल लग रहा है mg, और इसी mg का ही कमाल था जिसने इसकी लंबाई में डेल्टा एल की क्या कर दी, वृद्धि। यानी mg ही वो बल है जिससे इसमें प्रतिबल आया, जिसकी वजह से विकृति आई। यानी हम F बराबर क्या लिख सकते हैं, mg। तो हमें यहां से y बराबर मिला mgl अपान a इंटू डेल्टा एल। मैंने कहा ये जो तार है ना, ये बेलनाकार है भाई, बेलनाकार तार है, और इसकी त्रिज्या जो है ना वो हमने r ले लिया। तो अब इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई r स्क्वायर। समझ रहे हैं ना, ऐसे तार है, ये मैंने लटकाया है, मार्कर टाइप का है ना, बेलनाकार है यहाँ पे, ये देखो। तो ये हो गया वृत्ताकार, तो क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर इंटू डेल्टा एल, यानी हमें यंग प्रत्यास्था गुणांक के लिए फॉर्मूला मिल गया y बराबर mgl अपान पाई r स्क्वायर डेल्टा एल। कितना आसान था, है ना। रटने का प्रयास बिल्कुल मत करिएगा, आपको बस एक बात पता होनी चाहिए कि अगर हमें प्रत्यास्था गुणांक निकालना है तो अपन को करना है प्रतिबल बटे विकृति। अगर हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल लेंगे तो अनुदैर्ध्य विकृति, अगर हम आयतन प्रतिबल लेंगे तो आयतन विकृति, हम स्पर्श रेखीय प्रतिबल लेंगे तो अपरूपण विकृति। याद करिए, इसे सरक जाता था, जैसे कोई डिब्बा हो या इसको सरका देते थे। तो बस बेसिक है, कोई दिमाग नहीं लगाना। देखिएगा, हमें ये प्रतिबल के लिए ये तामझाम मिल गया है, अभी इसमें हम लोग और समझेंगे। तो हमने क्या कहा कि या तो मैंने इसको खुद खींचा था। एक क्वेश्चन आपके लिए HW, सोचिएगा, विचार करिएगा, कर पाए या ना कर पाए, मैं अगली क्लास में कराऊंगा जब मैं न्यूमेरिकल कराने लगूंगा तब। यहां पर हमने क्या कहा, या तो मैंने एक पिंड लटका दिया, या मैं खुद बल लगा दिया, मैं खुद लटक गया, या कुछ भी बल लगा के तान दिया, किसी भी तरीके से। पर एक तरीके से भी यहां बल लग सकता है, अगर मैं इस छड़ की लंबाई बड़ा करने लगूं, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई मैटर नहीं जिसका मास ना हो। मास मतलब ये खाने वाली गोश्त नहीं, मास मतलब द्रव्यमान। यानी हर वस्तु का, अगर कोई वस्तु एग्जिस्ट करती है तो भले ही कितना छोटी क्यों ना हो, उसका द्रव्यमान होगा। और अपन लोगों ने यहाँ क्या झोल किया है, इतनी बड़ी छड़ का द्रव्यमान क्या माना है, नगण्य, जबकि ऐसा संभव नहीं है। तो रियल लाइफ में क्या होता है, ये तो रियल लाइफ हो गई, ये तो ऐसे बस एज्यूम किया है हमने कि नगण्य द्रव्यमान की छड़ है। सच में अगर इसकी द्रव्यमान की हम छड़ ले लेंगे तो जो हमने mg लगाया है उससे तो ये नीचे तनेगा ही तनेगा, ये अपने भार के कारण भी नीचे तन जाएगा। हाँ, अपने भार से भी दिक्कत होती है। जब कभी आप लोग पकड़ के चुम्बते होंगे ऊपर, क्या वो सब चिनअप क्या बोलते हैं, आप लोग जो जिम में जाते होंगे जानते होंगे, है ना, डोले सोले के चक्कर में, तो आप अपने वेट का अनुभव करते हैं ना, हाथ से दिक्कत होती है। छोड़ो एक दमदार एग्जाम्पल, आप कभी देखे होंगे गाँव में सेवई बनाते हैं लोग। अब बनाते हैं नहीं, बनाते थे वाली परंपरा हो गई है लाखों करोड़ों साल पहले, नहीं बस कुछ साल पहले अपने बचपन में आपने देखा होगा ये सब। अब तो ये सब विलुप्ति के कगार हो गया, सबके पास इतना पैसा है, मार्केट से खरीद के ला के खा रहे हैं, बहुत ना के बराबर दिखता है ना, किसी को पसंद होगा ये काम करना। तो हम लोग अपने बचपन में ये सब देखे थे कि एक मशीन आया करती थी, उसमें घर के लोग बहुत ढेर सारा, मतलब जो मटेरियल होता था सेवई बनाने वाला, उसको सानते थे, उसके बाद ऊपर से एक लोग दबा दबा के अंदर भरते रहते थे और एक लोग चलाते रहते थे, और नीचे से सेवई गिरती रहती थी बड़ी बड़ी। उसके बाद उसको तोड़ के फिर किसी बर्तन पे रख के ले जाके किसी जगह पे सुखा लिया करते थे, फिर खूब दबा के सेवई खाया करते थे लोग। अब तो मामला ही पूरा बदल गया है। अगर वही सेवई बनाने वाली मशीन छत पे लगा दें हम लोग और चलाने लगे धड़ाधड़ धड़ाधड़, तो क्या होगा पता है, एक समय बाद सेवई इतना नीचे तक लटक जाएगी, तोड़ना नहीं पड़ेगा, वो अपने भार से ही टूट जाएगी पट्ट से। इसका मतलब अपने भार के कारण भी उसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है, बल नीचे कार्य कर रहा है, जिससे उसमें प्रतिबल विकृति सब आएगा। ये तो मैंने बस मजाक में कह दिया, ऐसे सेवई ले लिया, सेवई में ये सब नहीं हो पाएगा, प्रत्यास्थ वस्तु सेवई नहीं है। लेकिन अगर हम प्रत्यास्थ वस्तु की बात करें तब उसमें अगर ऐसा हो करेंगे तो होगा। जैसे हम एक बहुत बड़ा, कभी पतंग उड़ाए हो, देखो
कई बार पतंग अपने आप टूट जाती है अपने खुद के लोड से। ये सब पतंगबाज लोग जान पाएंगे। आओ देखो यार, छोड़ो, आई थिंक मैं अपने उद्देश्य को पा लिया। मैं जो समझाना चाहता था वो आप समझ गए। तो यानी रियल में ये अपने भार से भी लंबाई में वृद्धि करेगा, और यही आप करके आइएगा, बताइएगा कि इसका भार और इसका भार दोनों मिलेगा तो लंबाई में वृद्धि कितना होगी। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा। डियर करिएगा, आएगा, बताइएगा, अच्छा लगेगा कि आपने किया, कम से कम मेरी बात सुनते हैं आप। चलिए देखते हैं, अगला वीडियो देखने से पहले इसे करके कमेंट कर दीजिएगा, है ना। अब आगे समझते हैं। जानते हैं कोई लोग कुछ नहीं करोगे पर फिर भी तो आगे हमें एक बात ये समझ में आ गई कि y बराबर mgl/πr² डेल्टा l, ठीक है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। अब आगे हम मुद्दे पे आते हैं फिर से। तो इसका हम मात्रक निकाल लेते हैं डियर। मात्रक काफी देर से हम भूल जा रहे हैं। तो द्रव्य, ये देखिए बल है, तो जो बल होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। न्यूटन साहब को लिखो, ज्यादा आराम रहेगा। और यहां देखो क्या बात है, मजेदार काम हो गया। यही से काम बना लेते हैं ना, कहीं से भी निकाल लो जहां से आराम पड़े। यह है विकृति, तो इसका मात्रक होगा ही नहीं, विकृति मात्रक विहीन होता है। पिछली क्लास में नहीं बता रहा होगा तो बता दिया कि यूनिट, देखिए यूनिटलेस क्वांटिटी को ही रेशियो कहते हैं, अनुपात कहते हैं। और इसका तो कोई रेशियो होगा नहीं, रेशियो है कोई यूनिट होगी नहीं। और इसका न्यूटन, इसका मीटर स्क्वायर, यानी इसका मात्रक हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर आप चाहें तो इसकी बीमा लिख सकते हैं, बीमा लिख ही लेते हैं। अगर बीमा लिखेंगे तो बल की बीमा mLt-2 और बटे इसका है L2। ये ऊपर गया तो घट जाएगा, इतना आता होगा डियर आपको, तो ml-1t-2। तो आपसे ये भी कह सकता है। बीमा बताइए, आप बता लेंगे। बाकी पिछली क्लास में मैंने बता दिया है कि यह एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी यह एक कैसी राशि है, अदिश। चलिए समझते हैं आगे की बातें। आ रहा है, आ ही रहा होगा। तो हमें ये दुनिया भर की कहानी जो है वो समझ में आ गई कि कैसे कैसे करेंगे। एक मजेदार बात और है, बस ऐसे ही फैक्चुअली समझना चाहते हैं हम, यही समझ लेंगे ज़्यादा आराम रहेगा, आगे चलेंगे तो लफड़ा होगा। देखो हमें फार्मूला मिला है y बराबर mgl अपान πr² डेल्टा l। चलिए बताइए हमें m क्या है डियर, द्रव्यमान है। कौन सा द्रव्यमान है? जो हमने लटका के इसकी लंबाई बढ़ाया था। क्लियर है ना? ये गलती से मत समझ लेना कि इस तार का द्रव्यमान है, ये वो द्रव्यमान है जो मैंने लटका के इसकी लंबाई में वृद्धि किया। बाकी जी से तो आपका जन्मों जन्मों का नाता है ना। जानते होंगे गुरुत्वीय त्वरण है, और यल मतलब लंबाई, प्रारंभिक लंबाई भाई, हमारे इस तार की प्रारंभिक लंबाई। और पाई तो आप जानते ही हैं। आर मतलब उसका त्रिज्या, जो अनुप्रस्थ काट था उसकी त्रिज्या क्या है। और डेल्टा एल का मतलब लंबाई में वृद्धि, यानी कितना लंबाई बढ़ी। अब हम कुछ तुलनात्मक अध्ययन करना चाहते थे, बस ऐसे ही मन है, आपका भी मन कहेगा कुछ देर बाद। हमने क्या किया, एक तार ले लिया, आप समझ रहे हैं क्या ले लिया, तार, और क्या। तो हमारे पास एक तार है, ये एक तार है, एक दूसरा भी तार हमने सेम एकदम सांचे में ढलवाया था, आर्डर दे के मंगवाया था, ठीक है। तो दोनों सेम आया। ये वाला जो तार है, ये तार हमने स्टील का बनवाया था, और जो ये वाला है ये रबर का बनवाया था। हम जानना चाहते हैं इन दोनों में अधिक प्रत्यास्थ कौन है। पहली बात तो ये जान लीजिए कि रबर के प्रत्यास्थता का मामला ही पूरा तामझाम झोलझाल वाला है। क्यों? क्योंकि रबर एक ऐसी वस्तु है, इसको ताने जाओ तान के छोड़ दोगे फिर भी आ जाती है अपने स्थान पे, ठीक है ना। तो इसमें प्रत्यास्थता का वो नियम नहीं काम कर पाता जो हम बाकी वस्तुओं के लिए पढ़ते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये प्रत्यास्थता की सीमा या समानुपाती सीमा के बाहर जाने के बाद भी तनने के बाद अपनी पुरानी अवस्था प्राप्त कर लेता है, पर सेम एज इट इज नहीं रहता। इसलिए इसमें थोड़ा झोलझाल है, इसे हम लोग अभी आगे देखेंगे। पर ऐसे ही हम तुलना करना चाहते थे कि रबर और स्टील में ज्यादा प्रत्यास्थ कौन है। प्रत्यास्थ का मतलब जो अपनी पुरानी अवस्था फट से प्राप्त कर ले। तो 99% लोगों को लगता है यार स्टील तान के छोड़ेंगे तो आने में टाइम लगेगा, रबर खींच तुरंत फट से आ गया तो बताएंगे ज्यादा प्रत्यास्थ रबर है। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा समझा जाए तो फिर ऐसा समझिए, इस पर से देखिए प्रतिबल लगाएं, इसे तान के छोड़ दें, कंपन करे तो रबर ऐसे करेगा नहीं कर पाएगा ज्यादा, लेकिन स्टील करेगा देर तक, तो स्टील ज्यादा प्रत्यास्थ हो गया। तो हम ऐसे नहीं मानेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे और समझेंगे क्या मामला है। तो हमने दोनों की जो त्रिज्या है वो आर लिया, यानी दोनों की त्रिज्या कांस्टेंट है, दोनों की लंबाई हमने बराबर लिया, मामला फिट है।
दोनों में हमने 10-10 किलो का पिंड लटका दिया, यानी हमने इन दोनों तार के लिए द्रव्यमान मैंने क्या ले लिया, कांस्टेंट। जी का मान मैंने क्या ले लिया, कांस्टेंट, वो तो हमने लिया नहीं है, ये है। लंबाई भी मैंने क्या ले लिया, कांस्टेंट। त्रिज्या भी मैंने क्या ले लिया, कांस्टेंट। तो इन दोनों तार के लिए अगर मैं mgl/πr², इतना छोड़ दो, डेल्टा एल छोड़ दो, अगर मैं mgl/πr² ये हिस्सा अगर मैं सॉल्व करूंगा तो एक निश्चित अंक आएगा पक्का, चाहे वो रबर हो, स्टील हो, कुछ भी हो, क्योंकि मैंने सबको एक के सांचे में ढाला है। यानी ये एक नियत अंक हो गया जो सब में है, तो भगाओ इसको नाला में ले जाओ। तो y प्रोपोर्शनल हमने लगा दिया, इसको नियतांक को हटा के 1/Δl हमें मिल गया। मतलब अगर हम mgl और पाई और r इतना आइटम जो है अगर ये कांस्टेंट हो जाए तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती है। सपोज इसको हल करने पे 100 आया, बस मान रहा हूं, आया नहीं, 100 आया। और अगर हमने इसमें कुछ सामान लटकाया दोनों में 10-10 किलो का, मान लो इसकी लंबाई 2 मीटर बढ़ गई, इसकी लंबाई 4 मीटर बढ़ गई, तो इसमें 100 में हम स्टील वाले के लिए 2 से भाग करते तो 50 आता, और इस वाले में हम 100 में 4 से भाग करते तो 25 आता। इसका मतलब क्या हुआ कि रबर वाले की लंबाई में वृद्धि ज्यादा हुई, जिसकी वजह से इसके लिए y का मान कम आया, यानी यंग प्रत्यास्था गुणांक का मान कम आया। यंग प्रत्यास्था गुणांक मतलब प्रत्यास्था गुणांक, और जिसके लिए प्रत्यास्था गुणांक का मान कम होता है तभी मैंने स्टार बनवा के लिखाया था, वो वस्तु कम प्रत्यास्थ होती है, और जिसके लिए प्रत्यास्था गुणांक का मान अधिक होता है वो वस्तु अधिक प्रत्यास्थ होती है। तो इसकी लंबाई में वृद्धि कम हुई थी, याद करिए, अभी मैंने 2 माना है, तो 2 से समभाग करें तो 50 आया था, इसका मतलब इसकी प्रत्यास्था ज्यादा आई। यानी अगर हम किसी वस्तु पे 10 वस्तु तुमको दे दे और सबको तो दम लगा खींचो, तो जो जितना ज्यादा तनेगा उसका प्रत्यास्थ उतना कम आएगा। बात समझ में आई? लंबाई में वृद्धि ज्यादा करेंगे तो इसका मान कम आएगा, ये कम होगा तो ये ज्यादा आएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली हैं। बटे वाला आइटम जितना बढ़ाएंगे भाग करने पर उतना छोटा आता है। हमें उम्मीद है ये आपको आता है। तो अब आगे देखिएगा, y प्रोपोर्शनल टू हमें मिल गया 1/Δl। y का मतलब यहां पर क्या है, हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं स्टील और रबर की। तो हमें पता है चूंकि जो Δl है, Δl जो है वो रबर का ज्यादा है, किसकी तुलना में, Δl स्टील की तुलना में, यानी Δl रबर इज ग्रेटर देन Δl स्टील। इसका मतलब इनवर्सली है, तो इसका मतलब जो y है किसके लिए, रबर के लिए, वो छोटा होगा किसकी तुलना में, स्टील में, यानी स्टील का y बड़ा है और रबर का छोटा है। अतः हम कह सकते हैं कि स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ है। आप यहां लिख लीजिएगा स्टार बना के, ठीक है ना, कि स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ होती है। क्यों? क्योंकि स्टील की लंबाई बढ़ जाती है। तो आप इतना पॉइंट लिख के बना लेंगे इसे। उम्मीद करते हैं आपको ये पॉइंट अच्छे समझ में आ गया होगा। बाकी बीमा, आदेश, मात्रा, ये सब तो बेसिक बात है, और ये रबर स्टील ही नहीं, दुनिया का कोई भी वस्तु होगा उसके लिए काम करेगा। बेसिक था, ठीक है। तो हमने एक क्लियर कर लिया जो है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो हमें जो अगला मिलता है वो है हमारे पास आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। ये भी बेसिक है, इसको हम लोगों ने तभी बताया था किससे व्यक्त करते हैं बच्चा, हाँ, इसे हम बी से व्यक्त करते हैं, पीछे हमने बताया अभी। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मतलब समझते हैं। जैसे हमने बताया वहां पे अनुदैर्घ्य, देखो प्रतिबल बटे विकृति को ही हम लोग क्या बोला करते थे, हमने प्रतिबल और बटे जब विकृति किया था तो हमें मिला था प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक। तो हमने कहा अनुदैर्घ्य प्रतिबल बटे अनुदैर्घ्य विकृति, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो अब की बार हमने यहां आयतन प्रतिबल बटे आयतन विकृति कर दिया, तो हमें यहां पर मिल जाएगा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। कितना आराम से आ गया, देखा ना। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक हम ई से नहीं, सॉरी बी से लिखेंगे, तो बी बराबर आयतन प्रतिबल को हम किससे लिखते हैं, जैसे ये एक वस्तु है, इस पे हमने प्रेशर लगाया था तो ये इसका आयतन घट गया था। तो चेंज इन प्रेशर, क्योंकि बाहर अगर P1 है अंदर P2 है, ये घट गया है, यानी बाहर वाला ज्यादा होगा, तो P2 माइनस P1 ही ऐसा है जिसकी वजह से इसमें प्रतिबल आया है। तो इसके लिए प्रतिबल का मान डेल्टा P होगा।
तो हम यहाँ पर लिख देते हैं डेल्टा पी, हम मॉड लिखेंगे क्योंकि हम बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, तो हम पॉजिटिव चिन्ह लिख लेते हैं सवाल हल करने के लिए। और आयतन में विकृति मतलब आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन ने पढ़ाया है, आयतन विकृति बराबर पिछले क्लास में पढ़ा है, तो b बराबर हमें ये मिल गया। अब अगर हमें इसके लिए मात्रक लिखना है, आप जानते हैं दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और आयतन बटे आयतन, आयतन में परिवर्तन का मात्रक मीटर क्यूब, इसका भी मीटर क्यूब कट गया, बिना मात्रक का ये हटाओ इसको, तो इसका मात्रक आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बाकी अदिश राशि ये भी है, इसकी भी बीमा अगर हम समझें तो ये भी उसी परिवार का है, इसकी बीमा होगी ml-1 t-2। अरे यार एक कॉमन सी बात समझो, है तो प्रत्यास्था गुणांक ही ना, अब कैसा भी हो तो बीमा मात्रक सेम होगा। अब आगे चलिए देखते हैं, एक बात और समझ लीजिएगा, जो ठोस होते हैं उनके लिए आयतन प्रत्यास्था गुणांक का मान अधिक होता है। उसके बाद क्यों? क्योंकि उनकी संपीडितता P डेल्टा V अपान V का मान देखिए ये कम आएगा। ठोसों में आयतन में परिवर्तन कम से कम होता है। जब हम जैसे सोचो, अगर तुम्हें मान लो कुछ दबाना है, एक ठोस, एक द्रव, एक गैस, तो किसे हम ज्यादा दबा सकते हैं, किसके आयतन में कितना हम कमी कर सकते हैं? गैसों को दबाओगे तो गैसें ज्यादा कंप्रेस होती हैं। सिलेंडर देखिए, सोचिए हम परफ्यूम मार के आए क्लास में और पूरा कमरा महक जाता है, यानी थोड़ी सी गैस पूरे कमरे में फैल गई। कभी ऐसा हुआ है कि एक छिट्टा पानी मारे फट से पूरा कमरा भीग गया? नहीं, पूरे कमरे में पानी चला गया, अनुभव हो गया, पानी आ गया भागो, नहीं। लेकिन ठोस है, जहां रखोगे वहीं पड़ा रहेगा। पानी एक बार तो चू के छिट्टा उट्टा में दूर चला जाएगा, इधर उधर बह जाएगा, उसका फ्लो का गुण होता है। पर ठोस नहीं, ठोस एकदम निश्चित आकार निश्चित आयतन, जहां रखोगे वहीं पड़ा रहेगा। यानी हम प्रेशराइज किसे कर सकते हैं ज्यादा? गैस को, उससे कम द्रव को, सबसे कम ठोस को दबा सकते हैं। तो उसमें हम ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तब भी कम आयतन में परिवर्तन होगा। तो ये कम ये ज्यादा, ये ज्यादा तो ये ज्यादा, तो अपने आप ये भी ज्यादा हो गया, और ये कम जिससे ये और ज्यादा। इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि ठोस के लिए B का मान सबसे ज्यादा होता है, उससे कम किसके लिए होता है बच्चा? द्रवों के लिए, और सबसे कम किसके लिए होता है? गैस के लिए। तो हमें एक बात समझ में आ गया, क्योंकि आयतन इसमें ज्यादा परिवर्तित हो जाएगा तो बड़ा अंक यहाँ आएगा, तो बड़े से इसमें भाग कर देंगे तो ये छोटा हो जाएगा अपने आप। तो गैस के लिए आयतन प्रत्यास्था गुणांक का मान सबसे कम होता है, जबकि ठोसों के लिए सबसे क्या होता है? ज्यादा। एक शब्द यहाँ पे और समझ में आ गया है, समझ लीजिएगा, साथ लगे हाथ उसको भी पढ़ लेते हैं, संपीड्यता। क्योंकि प्रेशर की बात आई है तो इसे भी जान लीजिए कि संपीड्यता क्या है। तो इसकी परिभाषा आप लिख लीजिएगा संपीड्यता, और आगे लिख लीजिएगा क्या है। आगे आप लिखेंगे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को ही संपीड्यता कहते हैं। आई थिंक लिख लेंगे प्रोपोर्शनल या बराबर लिख दीजिए, संपीड्यता बराबर 1/b। 1/b मतलब देखिए हमने क्या कहा कि संपीड्यता मतलब दबाव, किसको ज्यादा दबा सकते हैं, तो इसका आयतन प्रत्यास्थता गुणांक ज्यादा है, यानी इसे हम कम दबा सकते हैं। जिसे कम दबा सकते हैं उसकी संपीड्यता कम है, जिसे ज्यादा दबा सकते हैं उसकी संपीड्यता ज्यादा है। तो जिसका आयतन प्रत्यास्थता गुणांक ज्यादा है ना, ज्यादा है, देखिए सॉरी, हाँ, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक ठोस का ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका ज्यादा इसीलिए था क्योंकि ये ठोस था, इसे हम कम दबा सकते थे, और जब कम दबा पाए तो संपीड्यता कम। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक ज्यादा तो संपीड्यता कम। हम गैस को ज्यादा दबा सकते हैं, इसकी संपीड्यता ज्यादा है, और ज्यादा दबा सकते हैं, इसी वजह से आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कम है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, यानी संपीड्यता इक्वल टू 1/b। तो आपसे अगर कभी पूछे संपीड्यता बताएं तो आप क्या करेंगे? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक निकालेंगे और फटाक से उसी का उल्टा कर देंगे और आपको मिल जाएगा संपीड्यता। बाकी इसके मात्रक की अगर हम बात करें तो ये लिख दिए हैं, सब मामला इसका फिट है। चलिए लगे हाथ एक बात और है, उसे भी समझ लेते हैं। इसी में संपीड्यता हो गया, अगला आया दृढ़ता गुणांक, ये भी है तीसरा वाला। तो पहला हमने पढ़ा यंग प्रत्यास्थता गुणांक, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, और हम तीसरा देख लेते हैं दृढ़ता गुणांक। एको पॉइंट मिस नहीं करना है, एक एक शब्द आपके काम का है जो हम बोल रहे हैं, इसलिए उसे आप आराम से स्टार बनाएंगे, फटाक से लिखेंगे, स्टार बनाएंगे, लिखेंगे। अगर ये नॉर्मल क्लास होती ऑफलाइन टाइप की तो मैं बोल के पढ़ा सकता था, बट अगर मैं जैसे डिक्टेट करवाऊँ, आपको लिखाऊं, तो क्लास बड़ी बोरिंग हो जाएगी और कोई देखेगा नहीं। वैसे भी लोग नहीं देखते हैं तो और कोई नहीं देखेगा, और आप तो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हैं। आपको समझना चाहिए कि ठीक है हम पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सबको भेजिए, सर को दिखाओ, थोड़ा हमारा भी भौकाल बने, और आप तो एकदम नॉर्मल है, अपना काम किए, देखिए फुर्सत पा गए।
तो थोड़ा आप भी मेहनत करेंगे तो हमारा भी कुछ फ़ायदा होगा। फ़ायदा क्या होगा, बट थोड़ा माहौल बनेगा। आइए माहौल बनाते हैं यहाँ पे। तो क्या है दृढ़ता गुणांक, तो हमें समझना है दृढ़ता गुणांक का मतलब क्या है। तो इसको हमने लिखा किससे बच्चा लोग, ईंटा पीटा कुछ भी था, अरे नहीं यार ईंटा है, तो इसका नाम हो गया ईंटा, दृढ़ता गुणांक। और दृढ़ता गुणांक को अपन लोग क्या कहते थे, याद करो यार, देखो क्या क्या पढ़ा डाला है। पहला हमने क्या बताया था, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। तो भैया आगे आयतन प्रतिबल बटे आयतन विकृति। तो अगला क्या पढ़ाया है, जल्दी बताएं, स्पर्श रेखीय प्रतिबल, याद आया ना, बटे अपरूपण विकृति। तो हमने यहां पर लिख दिया स्पर्श रेखीय प्रतिबल और बटे अपरूपण विकृति। तो बेसिक है, हमें उम्मीद है आपको यह आ गया होगा। यानी स्पर्श रेखीय प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति को ही हम क्या कहते हैं, दृढ़ता गुणांक। जैसे याद करिए, मैंने चित्र बनाया रहा होगा, कुछ याद आ रहा है, ये पहले ऐसे रहा होगा, बल लगाया, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया होगा, ये थीटा रहा होगा, tan थीटा बराबर x बाई l लिखा रहा होगा, बता रहा होगा थीटा छोटा होता है, इसे tan हटा देते हैं, नहीं बताया था फिर भी बेसिक है। तो अगर हम यहाँ पे ईंटा बराबर लिखते हैं तो स्पर्श रेखीय प्रतिबल, स्पर्श रेखीय प्रतिबल का मतलब मैंने बताया था यह बाई ए, यार क्या दिमाग लगाना, बस टेंजेंशियल वाला लिख देंगे, पढ़ा चुके हैं सब पीछे। बटे अपरूपण विकृति मतलब x बाई l हो गया दृढ़ता गुणांक। इसका मात्रक लिखेंगे तो विकृति जी का तो मात्रक सत्रक होता नहीं है, बचा अपना f बाई ए, जिसका मात्रक बोलो 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 क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसकी बीमा लिखेंगे तो आप परिचित हैं, mLt-2, L2 ऊपर गया सीधे आया ml-1t-2, बेसिक है। तो हम लोगों ने इसे भी समेट लिया यहाँ से। अब हमारे पास कुछ छोटा छोटा टॉपिक बचा है, इसे हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे। उम्मीद है ये आया होगा। दरअसल हम चाहें तो पूरा एक ही बार में निपटा दें, पर यार बड़ी दिक्कत होती है कुल मिला के इस बात की, वीडियो बड़ा लंबा हो जाता है, एडिटिंग का झाम अपने बस का ना है। तो इसलिए क्लास बस ऐसे नॉर्मल होती है, आपके पास तक पहुंच जा रही है, बस यही बहुत है। दिखना चाहिए, समझ में आना चाहिए, कंटेंट ठीक होना चाहिए, है ना। बाकी क्वालिटी आप क्या करेंगे, वो सब मेंटेन हो जाएगी समय के साथ। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। रिलैक्स होकर पढ़ें, बिंदास आएगा। कभी कभी क्लासें नहीं मिल पाती आपको, तो इसके लिए आप अब क्या ही बताएं, चलिए कुछ ना कुछ काम आ जाता है, डंगा आ जाता है, प्रयास करते रहेंगे, क्लासें आपको मिलेंगी जरूर, भले ही एक दो दिन बीच में गैप हो जाएगा तब भी नहीं, है ना। तो उम्मीद है आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, मस्त रहिए, मजा करिए।